हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और हम लोग मॉडल पेपर की ये सीरीज चला रहे हैं। अच्छा, इसका आपको सॉल्व मिल जाएगा। मैं इसलिए आपको बेटा बता रहा हूं, दिखा रहा हूं मॉडल पेपर जो कि आपके पिछले साल जारी हुआ था, यानी 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। सेम टू सेम आपका पैटर्न है, सेम टू सेम सिलेबस है। किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल किया गया है सीबीएसई के 9th में, और मे भी हो सकता है कि इस बार यूपी बोर्ड के 9th में भी बदलाव किया जा सकता है। मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा 9th का बदल चुका है। तो मे बी इसमें भी चेंजेस हो जाए, इसमें कोई वो नहीं है। और किसी को कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। किसी प्रकार कोई इशू नहीं होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। और यहाँ रहा बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, और ये 2000 अपना जो 27 बोर्ड एग्जाम है उस पर आधारित है। इसका जो पीडीएफ है, जितने भी आपको पीडीएफ है, कंटेंट है, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगा एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन में। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, एसकेएम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका कोड है 152 नंबर, ये आपका पूर्णांक 70 नंबर है। ये संकेतांक इन्होंने दिया है, यूपी बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको बेटा समय मिलेगा। 70 में से पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। 30 नंबर बेटा आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। कहाँ से मिलने वाला है? प्रैक्टिकल से 30 नंबर आपको मिलता है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष यानी सामने दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समक्ष पद देना है। इसका मतलब क्या है गुरुजी? मान लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, बस दो ही कोटि की अभिक्रिया पढ़ना है, प्रथम और शून्य। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। अगर ये आ गया कि चलिए इसका वर्णन कीजिए, डेरिवेशन आपको देना है, पूरा आपको बेटा लिखना पड़ेगा। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है, यानी कि जैसे विलियन पूछा है तो आपको विलियन की परिभाषा लिखना है, ना कि आप विलेयता का लिख रहे हैं, आप इलेक्ट्रोड विभव का लिख ले रहे हैं, आप शायरी लिख दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा शायरी मत लिखिए, आपको उससे रिलेटेड ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ये बोल रहा है। उसके बाद है जहां आवश्यक वहां पे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन अगर आपको आ रहा है तो बना कर दीजिए, नंबर खींच के मिलता है। जितना केमिकल इक्वेशन लिखे बेटा उतना ज्यादा केमिस्ट्री में नंबर मिलता है। तो हम बहुत सारे आपको टिप्स ही बताएंगे, परेशान मत होइएगा। सबसे पहले आपके बेटा यहाँ पे दिए रहेंगे छठे बहुविकल्पी, 6 बहुविकल्पी रहेंगे। हम तो कहेंगे बहुविकल्पी चक्कर में परेशान मत होइएगा, बच्चे बहुविकल्पी के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। और वो जो बहुविकल्पी होते बेटा, वो फिक्स नहीं होते, किसी से आ जाएंगे। अगर आप पूरा तैयार कर रहे हैं 64 नंबर का, तो 6 नंबर का बहुविकल्पी 70 में से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पैटर्न देखने मिला था इस बार। हालांकि बोर्ड में एक आध दो सेट में ऐसा बना था, नहीं तो वो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए थे। इस बार में भी बदलाव करें कुछ ना कुछ। निम्नलिखित अभिकथन और तर्क को पढ़कर आपको यहाँ पे विकल्पों का सही विकल्प चयन करना था। जैसे अभिकथन इन्होंने दिया था कि विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। अब विटामिन डी जिसको डिटेल में पता होगा बेटा उसका यही आंसर देगा कि तर्क विटामिन डी वसा में घुलनशील है। अब यहाँ पे है अभिकथन कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है। तर्क अभिकथन स्पष्टीकरण है, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। फिर अभिकथन और तर्क दोनों सरल है, सॉरी दोनों गलत है। और ये बहुत सरल तरीके से हम आपको समझा देंगे, परेशान मत होना। पहले आप इसको देख लीजिए कि किस प्रकार से आपके पेपर पैटर्न में बना हुआ था। फिर यहाँ पे आपको एक इन्होंने दिया है इक्वेशन CrH2 का होल 6, Cl3 बैगनी और CrH2 का होल 5, Cl2.H2 भूरा हरा के बीच कौन सी प्रकार की समयता पाई जाती है? अब हम जब समयता के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बंधनी समयता क्या होती है, विलायक योजन समयता, आयन समयता, उपसंयोजन समयता। जब इन चारों को पढ़ लेंगे टॉपिक में तो ऑटोमेटिक ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कुछ संगमण तत्व के धातु त्रिज्याएं दी थी, और इन्होंने बोला था कि घनत्व सर्वाधिक किसका होगा। इन्होंने तत्व दिया था और धातु त्रिज्याएं दिया था। अब इनका घनत्व तो आपको बताना था कि आयरन का, निकिल का, कोबाल्ट का और कॉपर का। फिर यहाँ पे ये बोला है बढ़ती हुई अम्लीयता प्रबलता की सही क्रम लिखिए। अगर आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिए, वैसे जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरा इसको अच्छे सॉल्व करके बताएंगे। अब आपको ऐसे बता देंगे ये सही है, तो वो सही है, क्यों सही है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे। अगर आपको करना है तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके डाउनलोड करके कर लीजिएगा। नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं 2027 बोर्ड वाले। जैसे इन्होंने बोला है कि किसका सबसे ज्यादा अम्लीयता का सही क्रम है, क्या सबसे कम फिनॉल होता है, फिर एथेनॉल, फिर क्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल, एथेनॉल, फिनॉल, क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल,
क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फिनॉल और एथेनॉल। फिर यहाँ पे अभिक्रिया इन्होंने एक दिया है और आपको यहाँ पे नाम लिखना है कि सेंडमायर अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया है, ठीक है। ये यहाँ पे 4 ठो दिए थे। फिर यहाँ पे आपके कॉलम 1 और कॉलम 2 मतलब कि हार्मोन्स दिए थे और उनके कार्य को आपको सम्मिलित करना था, मिलान करना। इस प्रकार से उन्होंने पेपर पैटर्न दिया था। हालांकि इस प्रकार से कोई भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिला था बोर्ड में। ठीक है, उन्होंने मॉडल पेपर में दिया, लेकिन आपने जिस प्रकार से मॉडल पेपर में दिया अगर बोर्ड में भी दे देते तो मजा आ जाता। कुछ ही सेट में उन्होंने दिया था ऐसा। उसके बाद बेटा यहाँ पे है आपका प्रश्न नंबर दूसरे का, स्थिर क्वाथी विसरण की परिभाषा लिखिए। संगमरमर तत्वों की सक्रियता स्कैंडियम से कॉपर तक लगभग लगातार घटती है, स्पष्ट कीजिए। फिर निम्नलिखित उपसंचरण यौगिकों के आईपीएसी आपको नाम लिखना है, 2 दिया था। फिर यहाँ पे अच्छा, इसमें जैसे आईपीएसी नाम, तो बेटा आईपीएसी नाम रिपीटेड होती है। अगर आप गिन के 30 आईपीएसी नाम याद कर लीजिए, उससे बाहर आने वाला है नहीं। जो आप लोग परेशान होते हैं सर ये कौन कौन से रटे, अगर आप 30 भी तैयार कर लेंगे बेटा तो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। उसके बाद है इनकी यौगिकों के क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम को आपको व्यवस्थित करना था, 2 ठे इन्होंने दिया था। फिर यहाँ पे दिया था इन्होंने C7H8O आणविक सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक फिनॉलों की संरचना लिखना था। और इन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया है, इस पर न्यूमेरिकल बेटा हर साल आता है, इस पर आपका विलियन से न्यूमेरिकल हर साल आता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको करवा दूंगा, उसको लेके परेशान ना होना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कस्टमाइज किया है देने के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि इस बेसिस पे अगर आप कम से कम 10 न्यूमेरिकल भी कर लिए तो आपका एक ना एक हो जाता है, कुछ होता नहीं। केवल ये बदल देगा, यहाँ पे वैल्यू बदल दी जाती है और कुछ भी नहीं रहता, बाकी सब कुछ सब क्या रहता है बेटा, सेम टू सेम रहता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रासायनिक समीकरण को पूरा करने वाला दिया था प्रश्न, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे घ वाला है प्रोटीन के द्वितीय संरचनाओं के अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट संरचना में आपको अंतर स्पष्ट करना है। हेनरी के नियम की सहायता से आपको परिघटनाओं की व्याख्या करना है। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा महसूस होती है, क्यों बेटा, ग्रेविटी के कारण, आपको पता होना चाहिए। कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों उफकती है, अब ये रहता है कि प्रेशर पर डिपेंड करती है, हाँ, और उसमें CO2 गैस पर। उसके बाद है यहाँ पे फैराडे के विद्युत अवघटन के प्रथम और द्वितीय नियम को आपको लिखना था। फिर यहाँ पे आपको दिया है सामान्य अभिक्रिया ए से बी के लिए एक ही सांद्रता और समय का आलेख चित्र दिया गया है। ग्राफ के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। अभिक्रिया की कोट क्या है, वक्र का ढलान क्या है और वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, इन्होंने ग्राफ के माध्यम से इन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। उसके बाद है निम्नलिखित में से संदर्भ में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था आपको बताना है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का क्या होता है। उसके बाद 5 का क है वर्णन के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं क्या क्या आपको लिखना है। और वसा में मिले 4 विटामिन के नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के आपको बेटा नाम लिखना है। फिर ग वाला यहाँ पे एक न्यूमेरिकल उन्होंने दिया है, तो न्यूमेरिकल तो ऐसा नहीं हम कहते यही आएगा बेटा, ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसी पे आएगा, इसी पे आएगा। केवल ये वैल्यू जो है वो बदल दी जाएंगी और आपको कुछ भी अलग से नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है किनकित तापों पर N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक के लिए नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 का है कि एक रंगहीन ए इन्होंने C6H7N जल में बहुत कम घुलनशील है और खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया से जल में विलय यौगिक बी देता है। तो यौगिक ए CH और एल्कोहली के OH की अभिक्रिया पर C बनाने के कारण दुर्गंध देती है। यौगिक ए की बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड की अभिक्रिया यौगिक डी देता है जो क्षारक में घुलनशील है। NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया से यौगिक ए और ई देता है जो क्षारकीय माध्यम से फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक F बनाता है। तो ए से F तक यौगिकों की आपको पहचान करना है। अब वो नहीं आ रहा तो बेटा अथवा मैं ये कर सकती हूँ कि निम्नलिखित क्रम में अभिकर्मक और उत्पाद की आपको पहचान करना है, यहाँ पे इन्होंने दिया है ग्राफ के माध्यम से। उसके बाद यहाँ बोला है कि बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों की विरेचन से आप कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे पी नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, मेथिल बेंजोएट, फेनिल एसिटिक अम्ल, पी नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। वो नहीं आ रहा तो बेटा तो हम ये कर सकते हैं, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, रोजन मुंडल अपचयन। फिर यहाँ पे आपका 7वां वाला है, निम्नलिखित को स्पष्ट करना है ओ और पी डाइब्रोमोबेंजीन से में से किसका गलनांक उच्च है और क्यों, और हेलो एल्केन की जल में घुलनशीलता बहुत कम क्यों होती है। अब ये दोनों नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, ग्रीनगार्ड अभिकर्मक का विवेचन निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए और हेलो एल्केन और हेलो एल्किन में कम क्रियाशील होते हैं, ऐसा क्यों आपको बताना है।
फिर यहाँ पे अभिक्रियाओं को आप कैसे संपन्न करेंगे इन्होंने ये दिया है, मैं आपको एक-एक करके समझा दूँगा। फिर अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं आपको संतुलित करने वाली, जैसे कि प्रोपेन 1 ऑल का क्षारकी KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण, ब्रोमीन क्या CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया, तन HNO3 की फिनॉल में अभिक्रिया, फिनॉल की जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया और एनिसोल का सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ मिश्रण के साथ अभिक्रिया। तो ये रहा बेटा आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है मॉडल पेपर आपके यूपी बोर्ड ने 2025-26 के लिए जारी किया था, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई सिलेबस बदलाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपका चेंजेस नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए किस प्रकार से पेपर पैटर्न है आपका, मैंने आपको समझाया। इसका आपको जो अगला वीडियो आएगा इसमें हम सॉल्व करके पूरा देंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एस केमिस्ट्री जुड़ना है। मैं टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करा दूंगा, आप परेशान मत होइए। अभी हम चैप्टर 1 का लाएंगे, जो टॉपिक है उसको लिखवा देंगे, उसके बाद हम एक-एक करके पूरा 2-2 3-3 टॉपिक करके पूरा पढ़ा देंगे। इस प्रकार से जब करेंगे ना तो हमारी तैयारी क्या हो पाएगी, मेंटेन हो पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हमें युद्ध के बारे में पता नहीं, हम कूद गए युद्ध करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमें देखना है कि बेटा हमारा जो एनिमी है वो कितना मजबूत है, हम उसको हरा कैसे कर सकते हैं। आपकी सही रणनीति ही डिसाइड करती है कि बेटा आपको विजय कैसे मिलने वाली है। तो सारी चीज सिखाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ बेटा फ्री में ई-बुक के फॉर्मेट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पर और साथ ही साथ एप्लीकेशन एसके स्टडी पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।